8 सितंबर 1934 न्यू जर्सी के तट पर एक विशाल चार्ज जहाज डूब जाता है। यह जहाज इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि यह पहचान में भी नहीं आ रहा था। कुछ घंटों बाद ही वहां के स्थानीय लोगों ने समुद्र से लाशों को निकालना शुरू कर दिया और जब शवों की बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि यह जहाज मोरो कैसल था। और तब लोगों को पहली बार पता चला कि टाइटैनिक का डूबना सबसे खतरनाक और डरावनी समुद्री आपदा नहीं थी और सबसे बड़ी भी नहीं। तो आखिर मोरो कैसल शिप के साथ क्या हुआ था, कौन इसके पीछे जिम्मेदार था और कितने लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई थी, आइए जानते हैं विस्तार से। मोरो कैसल 155 मीटर लंबा और 508 फीट ऊंचा था। ये आईफल टावर के आधे हिस्से के बराबर था। ये 20वीं शताब्दी के शुरुआती नैतिक कैसल का सबसे बड़ा जहाज नहीं होने के बावजूद इसकी स्पीड 37 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये जहाज सिर्फ 2 दिनों में न्यूयॉर्क से हवाना तक की यात्रा करने में काबिल था। इसके अलावा जहाज में उस समय के सबसे एडवांस तकनीकों के उपकरण लगाए गए थे। जहाज में एक बड़ा सा जायंट कंपास भी लगा था जो कैप्टन को सही दिशा बताता था, जो कि बिना बिजली के सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चलता था। इसके नीचे एक इको साउंडिंग सिस्टम भी लगा था जिसकी मदद से पानी की गहराई का पता चलता था। पर इन सब सुविधाओं के बावजूद यह जहाज नहीं बच सका। 5 सितंबर 1934 मोरो कैसल अपनी आखिरी यात्रा पर रवाना होता है। 500 अमेरिकी हवाना से हैप्पीली लौट रहे थे, पर रवाना होने के एक दिन बाद कुछ गड़बड़ हो गई। कैप्टन रॉबर्ट बिलमेट अचानक से अपने पेट में हो रही परेशानी की शिकायत करते हैं और न्यूयॉर्क उस समय सबसे करीब था, इसलिए चालक दल जहाज को उस तरफ मोड़ देते हैं। पर शाम को देखा तो कैप्टन अपने केबिन में डेड पाए गए। ये देख चालक दल को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि पहले कभी भी कैप्टन को पेट की कोई भी समस्या नहीं हुई थी। तो इसके पीछे कौन था? पर जासूसी करने का उस समय टाइम नहीं था, इसलिए जहाज की कमान विलियम बोट को दे दी गई। पर दिक्कत तो ये थी कि विलियम ने कभी भी इन न्यू उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया था जो मोरो कैसल जहाज में लगे हुए थे। विलियम उपकरणों के बारे में समझता, इतने में उसके सामने बड़ा सा तूफान आ जाता है एंड सेफ्टी नियमों के अकॉर्डिंग शिप को स्लो करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फेल हो गए और मोरो कैसल अपनी पूरी स्पीड से तूफान की बड़ी बड़ी लहरों से टकराते हुए आगे बढ़ रहा था। अब जहाज तूफान से लड़ ही रहा था, तभी कुछ लोगों को जहाज के अंदर धुआं बढ़ता हुआ दिखता है और पता चलता है कि जहाज में आग लग चुकी है। अब जहाज में फर्नीचर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से आग जल्दी ही फैलती जा रही थी और चालक दल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी आग को कैसे रोका जाए। लेकिन विलियम के पास शिप को बचाने का अभी भी एक मौका था, क्योंकि जब आग लगी तब जहाज न्यू जर्सी के बंदरगाह से सिर्फ 40 किलोमीटर दूरी पर था और अगर विलियम जहाज को उस तरफ ले जाता तो शायद सभी लोग बच जाते। लेकिन इसके बावजूद विलियम ने अपना रास्ता नहीं बदला और न्यूयॉर्क शहर की ओर बढ़ता रहा। अब सफर लंबा था और तूफानी हवाओं ने आग को बुझाने की बजाय उसे और फैलाने का काम किया। अब मोरो कैसल में ऐसे बहुत सारे यात्री और बच्चे थे जो गैरकानूनी तरीके से हवाने से अमेरिका आ रहे थे, वो भी रिश्वत देकर। इसलिए विलियम जहाज को न्यू जर्सी के बंदरगाह पर नहीं ले गया। अब कैप्टन का मरना, तूफान आना, आग लगना और भागे हुए लोग जहाज को इस पॉइंट पर ले आए जहां उसके बचने की कोई भी संभावना नहीं रही। लेकिन क्या ये सब हादसे सिर्फ एक कोइंसिडेंट थे? यह है जॉर्ज रोजर्स, जो कि शिप का रेडियो ऑपरेटर था, लेकिन इसने आग लगने के 40 मिनट बाद बचाव दल को सिग्नल भेजा। साथ ही जॉर्सी वो आखिरी आदमी था जिसने कैप्टन रॉबर्ट को जिंदा देखा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कैप्टन को जहर दिया गया हो? इससे भी दिलचस्प बात तो ये थी कि जॉर्ज चालक दल का हिस्सा ना होने के बावजूद सरकार ने उसे शिप का रेडियो ऑपरेटर बनाया था और इतने सारे लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों में से जॉर्ज भी बच गया था और बाद में पूछताछ के लिए भी उसे बुलाया गया और भी बचे हुए लोगों को बुलाया गया। लेकिन जॉर्ज को बाकी लोगों के मुताबिक आसानी से छोड़ दिया गया और पूछताछ से निकलने के तुरंत बाद की ये फोटो देखिए जिसमें जॉर्ज हंसता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे एक अच्छा सौदा दिया गया हो एंड लापरवाही के लिए सजा देने के बजाय अपना मुंह बंद रखने को कहा गया हो? तो आखिर सरकार क्या बड़ा रहस्य छुपा रही थी? तो जांचकर्ताओं ने जांच कर ये साबित किया कि शिप में गन पाउडर के डिब्बे रखे हुए थे
जो कि नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि एक क्रूज जहाज में इस तरह का सामान ले जाना इलीगल था। बात ये है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जो कि उस समय सत्ता में थे एंड क्यूबा के सैन्य तख्तापलट के कट्टर समर्थक थे, और वो मोरोकेसल शिप में साधारण यात्रियों वाले जहाज के माध्यम से हथियारों की तस्करी और पूर्ति किया करते थे। एंड बात तो ये होगी कि उस समय कुछ मीडिया वालों को इस बात की भनक हो गई, तो राष्ट्रपति को सबूत मिटाने के लिए जहाज को डुबाना आसान तरीका लगा, और इसलिए उन्होंने जॉर्ज रोजर्स को चुना था, और वो अपने मिशन में कामयाब भी है। एंड इस चक्कर में कितने ही मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, ये थी मोरोकेसल की कहानी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लेना, ताकि आप इसी तरह की और भी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। धन्यवाद।